हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है अप्रैल में। मेंस रिवीजन आंसर करने वाले हैं हम आज हम भूगोल के 5 नंबर के प्रश्न करेंगे। जहाँ पर फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है, जहाँ पर मैप की ज़रूरत है, हम उनको मैप, फ्लो चार्ट और डायग्राम से करेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो मुख्य परीक्षा में पूछा ही जाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट है। और जिनसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरा भारत और विश्व का भूगोल का जो बुकलेट है उसमें से मैंने कुछ पेजेस लेके आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि हिमनद क्या है, उसके प्रकार बताइए। सबसे पहले हमको हिमनद की डेफिनेशन देना है, देन उसके प्रकार बताना है। फ्रेंड्स, जो मेरा मेंस का बुकलेट है वो इसी प्रकार का है, हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है। टोटल 41 बुकलेट आपको इसमें मिलती हैं। 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं। साथ में अगर आप पुराने पेपर लेना चाहते हैं तो वो अलग आपको मिल जाएगा, उसका पैकेज अलग है। इनके साथ 41 बुकलेट के साथ आपको 8 बुकलेट पुराने पेपर की मिल जाएंगी। साथ में अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड दोनों हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। 12 बुकलेट प्री की मिलती हैं। और अगर आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी में घर बैठ के टेस्ट लगाना चाहते हैं, 50 टेस्ट 5000 प्रश्नों का, तो एक बुकलेट उसकी मिलती है। तो इस तरह से आप हमारा पूरा पैकेज ले सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स की अभी आवश्यकता नहीं है, मेंस की है, तो आप 41 बुकलेट प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैंड रिटन नोट्स के रूप में ले सकते हैं। रिवीजन के लिए ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ले सकते हैं, कम समय में किस तरीके से आप इंट्रो निष्कर्ष लिख सकते हैं, इसलिए आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। साथ में इनके 25 पेड ग्रुप भी मिलेंगे आपको, जहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। हिमनद क्या है, उसके प्रकार बताइए। तो धरातल पर सरिताओं के समान ही हिमयुक्त नदियों के रूप में होते हैं। सरिता मतलब होता है नदी। तो धरातल पर जिस तरह नदियाँ बहती हैं, वैसे ही जैसे कि नदियों में बर्फ़ हो, हिम हो, तो हिमयुक्त नदियों को ही हम हिमनद के रूप में जानते हैं। इनकी गति बहुत मंद होती है। अब जाहिर सी बात है, पानी पतला रहेगा, बर्फ़ मोटा रहेगा, तो पानी की गति ज़्यादा होगी, और हिमनद जो रहेंगे उनकी गति क्या होती है, कम होती है। इनका निर्माण सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है। वर्तमान में धरातल के 10% भाग व 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर हिमनद फैला है। तो धरातल पर सरिताओं के समान हिमयुक्त नदियों के रूप में ये होते हैं। इनकी गति बहुत मंद होती है, निर्माण सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है। वर्तमान में धरातल के 10% भाग और 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर ये फैला है। अब हम देखते हैं हिमनद के प्रकार। सबसे पहला होता है आइस कैप्स। क्या होता है? आइस कैप्स। आइस कैप्स को हिम चादर भी कहा जाता है। ये महाद्वीपीय हिमनद होते हैं। कैसे होते हैं? महाद्वीपीय हिमनद होते हैं। इनमें पर्वत श्रृंखलों की हिम चादरों को शामिल करते हैं, वहाँ से कई हिमनदों का निर्माण होता है। इनमें क्या होता है? पर्वत शिखरों की हिम चादरों को शामिल करते हैं, और यहाँ पे कई हिमनदों का निर्माण होता है। आइस कैप्स के उदाहरण अगर देखें तो अंटार्कटिका तथा जो ग्रीनलैंड के हिमनद हैं, वो आइस कैप्स हिमनद का प्रकार है। अगला है पर्वत हिमनद तथा घाटी हिमनद। या तो इसको पर्वत हिमनद बोल दो, या इसको घाटी हिमनद बोल दो। तो पर्वतों के ऊंचे स्थानों पर स्थित हिम क्षेत्र, मतलब पठार पर्वत होते हैं, उनके ऊंचे जगहों पे हिम छाई रहती है। जैसे कि हिमालय है, उसको तो हिम का घर ही बोलते हैं, हिमालय। तो पर्वतों के ऊंचे स्थानों पर स्थित हिम क्षेत्रों से हिम राशि जब गुरुत्व के द्वारा निचले ढाल की ओर प्रवाहित होती है। ये पर्वत है, और यहाँ पे बर्फ़ जो है वो जमा हुआ है। जब वो इस तरह से नीचे प्रवाहित होता है गुरुत्व के कारण, तो जब गुरुत्व का निचले ढाल की ओर प्रवाहित होता है, तो ये कौन सी श्रेणी में आता है? पर्वत हिमनद और घाटी हिमनद की श्रेणी में आता है। इसका अध्ययन सबसे पहले अल्पस पर्वत में हुआ था, इसलिए इनको अल्पाइन ग्लेशियर भी बोला जाता है। पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद को अल्पाइन ग्लेशियर भी बोला जाता है। इनकी लंबाई कुछ मीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। अगला है गिरिपद हिमनद। तो जब पर्वतीय भाग में कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं। गिरिपद मतलब ये वाला जो गिरिपद है, नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं गिरिपद। तो जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये बेस है, यहाँ पे एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? गिरिपद हिमनद। मतलब पर्वतों के पद पर, जो पर्वतों के पद पर जो हिमनद बनते हैं, वो गिरिपद हिमनद बनते हैं। जैसे कि अलास्का का मैला स्पिना। तो क्या लिखेंगे? जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो गिरिपद हिमनद कहलाता है। उदाहरण अलास्का का मैला स्पिना।
अगला है क्वेश्चन, मैदान की विशेषताएं बताइए। 5 नंबर में इसको ही लिखना है। तो मैदान सागर तल के ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। मैदान या तो सागर तल से ऊंचे हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं। उदाहरण, उत्तरी अमेरिका का ग्रेट प्लेन मैदान। इसके बाद मैदान का जो ढाल होता है वो मंद होता है। कंपैरिजन पठार और पहाड़ और पर्वत के, मैदान का जो ढाल होता है वो क्या होता है, मंद होता है। सागर तट की ओर इनका ढाल कम होता जाता है। जैसे कि कोई मैदान है और जैसे जैसे वो सागर की तरफ बढ़ता जाता है वो मैदान, उसका ढाल जो है वो कम होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। तटीय तथा आंतरिक मैदानों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा बने मैदान को तृतीय श्रेणी के स्थल के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा जो मैदान होते हैं उसको तृतीय श्रेणी के स्थल के रूप में मानते हैं। मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मैदानों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। भूपटल के 41% भागों पर मैदान का विस्तार है। पर्वत, पठार तथा मैदान का विस्तार विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो पर्वत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के 26% भाग पर पर्वत का विस्तार है। कितने पर्वत कितने पे है? 26% पर है। गणना इसकी द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। पर्वत स्थल मंडल के कितने क्षेत्रफल पर है? 26%। ये आपको जब भी आपको पर्वत, पठार, मैदान का आपको लिखने आएगा तो आपको ये लिखना है कि पर्वत कितने प्रतिशत पे है, मैदान कितने प्रतिशत पे है और पठार कितने प्रतिशत पर है। तो स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल के 21% भाग पर पर्वत का विस्तार है। इसकी गणना द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है। पठार की अगर बात करें तो पठार 33% भाग पर स्थल मंडल के है और विश्व की 9% जनसंख्या पठार पर रहती है। पठार कितने पे है? पठार 33% भाग पर है और विश्व की 9% जनसंख्या जो है वो पठार पर रहती है। अगला है मैदान। तो मैदान जो है 41% भाग पर है। ये तृतीय श्रेणी में आता है और ये द्वितीय श्रेणी में आ जाता है और पठार तृतीय श्रेणी में आ जाते हैं और पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी में आ जाते हैं, द्वितीय श्रेणी स्थल श्रेणी में आ जाते हैं। तो पठार 33% भाग पर स्थल मंडल के हैं। विश्व की 9% जनसंख्या पठार पर रहती है। 41% भाग पर मैदान है। 90% विश्व की जनसंख्या मैदानों में ही रहती है। तो याद रखना है, पर्वत कितने पे? 26% पे, पठार पे 33%, जो पठार 33% भाग है स्थल मंडल का और विश्व की 9% जनसंख्या यहाँ पे रहती है और मैदानों में ही रहती है 90% जनसंख्या। और मैदान का 41% है, पठार का 33% है और पर्वत का 26% है। अगला क्वेश्चन है, बलित पर्वत व भिंसोद पर्वत की विशेषताएं बताइए। तो वलित पर फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर उनको जुड़ जाइएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो वलित पर्वत किसे कहते हैं? तो टर्शियर युग में वलित पर्वत बनते हैं और ये वलन क्रिया द्वारा बने हुए होते हैं। वलित पर्वत किस युग के बने हुए हैं? तो वलित पर्वत टर्शियर युग में बने हुए हैं और इनका जो निर्माण है वो वलन क्रिया द्वारा होता है। विशेषताएं क्या होती है? तो विशेषता में क्या होता है, इनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। अवनति, अभिनति एकांतर क्रम में होते हैं। अपनति और अवनति क्या होता है? एकांतर क्रम में होता है। इनकी उत्पत्ति दो प्लेटों के बीच अभिसारी गति से होती है। कैसे होती है? अभिसारी गति से। युवा पर्वतों की श्रेणी में ये आते हैं और समृद्ध संसाधन युक्त होते हैं। जो वलित पर्वत होते हैं उनमें संसाधन जो होते हैं भरपूर मात्रा में होते हैं। तो विशेषताएं क्या होगी? लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। अपनति, अभिनति एकांतर क्रम में होता है। उत्पत्ति दो प्लेटों के बीच अभिसारी गति में होती है। युवा पर्वतों की ये श्रेणी में आते हैं। समृद्ध संसाधन होते। अपनति उपनति क्या होता है? ये आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर से जो गया है वो अपनति है और जो नीचे वाली स्थिति होती है वो अभिनति होती है। फिर हम देखते हैं भ्रंशोद पर्वत क्या होता है। भ्रंशोद पर्वत में क्या होता है? जब दो भ्रंश दलों द्वारा कोई भूखंड ऊपर उठ जाए, जो जैसे कि कोई स्थल है और उसके भ्रंश द्वारा ऊपर उठता जाए, तो ये जो स्थिति जो बनती है ये भ्रंशोद पर्वत की स्थिति बन जाती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है भ्रंशोद पर्वत की? भ्रंशोद पर्वत भ्रंश घाटियों से घिरे हुए होते हैं। इनकी पर्वत की ढाल तीव्र होती है। ऊपरी भाग इनका समतल होता है। जब भूपर्पटी में संपीड़न के कारण भ्रंश विकसित होते हैं तो ये भूमि के एक खास भाग का उत्थान कर देता है, जिससे भ्रंशोद पर्वत की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? जब भूपर्पटी में संपीड़न के कारण भ्रंश विकसित होते हैं तो ये भूमि के एक खास भाग का उत्थान कर देता है, जिससे भ्रंशोद पर्वत की उत्पत्ति होती है।
अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पर्वत और पठार में अंतर क्या है, अगर कोई ये 5 नंबर में पूछा जाए, आपको ये 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो पर्वत का शिखर क्या होता है, छोटा होता है। जो आपने देखा होगा पर्वत ऐसा होता है और पर्वत ऐसा, पहाड़ ऐसा होता है। तो देखिए इसका शिखर क्या है, छोटा है, और इसका शिखर बड़ा है। तो पर्वत का शिखर छोटा होता है, जो कि पठार का जो शिखर होता है या ऊपरी भाग होता है वो मेज की तरह चपटा होता है। पर्वत की ऊंचाई जो होती है कई हज़ार मीटर तक हो सकती है, और पठार की ऊंचाई को 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। जो पर्वत होता है उसका शिखर बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और पठार का बर्फ़ से ढका नहीं होता। पर्वतों के संसाधन में वन संपदा, जड़ी बूटियाँ आती हैं, और पठार के संसाधन में खनिज पदार्थ आते हैं। तो ये पर्वत और पठार में मेन अंतर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे 5 नंबर के प्रश्न पढ़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके एग्ज़ाम में आने की संभावना। इसी प्रकार मैं रिवीजन स्टडी लाई हूँ मेंस के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन के रूप में करवाऊंगी, आपको वही क्वेश्चन बिल्कुल कर ही लेना है। फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस, प्रीलिम्स और टेस्ट का पैकेज है, आप ये ले सकते हैं। और ये पुराने साल के पेपर हैं, 2014 से 2018 तक 2019 के तैयार हो रहा है, जिसके लिए आपको एक ग्रुप मिलेगा इनको लेने पर। वहाँ मैं आपको उनके ग्रुप के अपडेट भी दूंगी 2019 के पेपर के साथ में। ये मेरे 3 मार्कर का बुकलेट पैकेज है। अगर आप केवल 3 मार्कर लेना चाहते हैं 12 बुकलेट के रूप में, तो 3 मार्कर ले सकते हैं। ये MPBSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 50 टेस्ट हैं, 5000 प्रश्नों का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। हर यूनिट से करीब 300 से 400 प्रश्न कवर किए गए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 60 से 70% प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है। साथ में आप हमारे प्रीलिम्स के पैकेज भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।